हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर। सबसे पहले मैं मास की बात करता हूँ। मास क्या है किसी भी सब्सटेंस का? द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब एक पदार्थ में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो बताएगा आपको सब्सटेंस के मास के बारे में। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो मास ज़्यादा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हैं तो मास कम। एक इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मेरे पास दो बॉल हैं, एक बड़ी बॉल है, एक छोटी बॉल है। तो जो छोटी बॉल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, और जो बड़ी बॉल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो जो बड़ी बॉल है उसका मास भी कैसा होगा? मोर। मोर का मतलब ज़्यादा। और जो छोटी गेंद है उसका मास कैसा होगा? लेस। तो सीधी सी बात है, अगर मास ज़्यादा है तो पार्टिकल ज़्यादा, और अगर मास कम है तो पार्टिकल कम होंगे। उस तरह से वेट। वेट क्या है? वेट इज़ द फोर्स। वेट एक तरह का बल है एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी, जो गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो वो बल लगाता है उसी को हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का वेट। जो वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। इसका जो फॉर्मूला है वो है W = m गुना जी। ठीक है, W आपका वेट है, m आपका मास है, और g क्या है? आपकी ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर बदलेगी तो वेट भी बदलेगा। अगर मैं बात करूं मून और अर्थ की, ठीक है, ये आपका मान लीजिए मून है, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है? आपका अर्थ है। तो जो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स लेस है, 6 गुना कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 60 किलोग्राम है तो मून पर उसका जो मास होगा वो कितना होगा? 60/6 = 10। कितना होगा? 10 किलोग्राम। ओके। दूसरी बात, जो मास है, मास हमेशा ही कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना आए उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। चाहे ऑब्जेक्ट को आप मून पे ले जाओ चाहे अर्थ पे ले जाओ, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मास कैसी क्वांटिटी है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। बल्कि जो वेट है वो डिपेंड करती है ग्रेविटी पे, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो मून है वहाँ पर ग्रेविटी कम है तो वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होगा? कम होगा। जो मास है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैब में एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है एनालिटिकल बैलेंस। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, ये आपने सुनार की दुकान पे देखा होगा। तो इसका यूज़ किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के मास को कैलकुलेट करने में। जो एसआई यूनिट है, जो एसआई इकाई है मास की, जो आपने पहले पढ़ रखी है, वो क्या है? आपकी किलोग्राम। लेकिन हम किलोग्राम को लैब में यूज़ नहीं करते। लैब में हम छोटी इकाई को यूज़ करते हैं जो कि क्या है? ग्राम। ठीक है, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं? आपके 1000 ग्राम। तो ग्राम को क्यों यूज़ करते हैं हम लैब में? क्योंकि जो भी हम केमिकल्स या फिर जो भी साल्ट लेते हैं उनकी कैसी मात्रा लेते हैं? बहुत थोड़ी मात्रा लेते हैं। ठीक है, और जो फिर वो कैलकुलेशन की जाती है किस में की जाती है? ग्राम में। इससे नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम। आप सभी को पता है वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस।
एक सब्सटेंस जो भी स्पेस घेर रहा है, जो भी स्थान घेर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसका हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे सर्कल है, सिलेंडर है, ठीक है, या फिर आपका क्यूब है जिसको वर्ग भी बोलते हैं, सबका आयतन का फार्मूला कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट्स हैं वॉल्यूम की, वो है आपकी लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब क्यों है, क्योंकि जो वॉल्यूम लिया जाता है वो आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, सभी को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल का मतलब लेंथ। तो अगर मैं तीनों को गुना करूँगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एल क्यूब, लेंथ क्यूब। और एसआई इकाई में लंबाई को मापने का मात्रक क्या है, मीटर, तो ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो ये एसआई यूनिट आ गई आपकी वॉल्यूम की, क्या आपकी मीटर क्यूब। उसी तरह से जो मीटर क्यूब है ये बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन लैब में हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि लैब में हम किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लैब में जो यूज़ की जाती हैं यूनिट, वो यूनिट यूज़ की जाती हैं या तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब। एक कॉमन यूनिट जो हम आमतौर पर हमारे जीवन में यूज़ करते हैं वो है हमारी लीटर। जैसे कि दूध या तेल, ये सब किस में आते हैं, आपके लीटर में। ये रिलेशन आपने याद रखना है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपको एक क्यूब दे रखा है, क्यूब का मतलब एक घन दे रखा है। तो इस घन को देखिए, घन में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है, इस पूरे का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो है आपका 1 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 ml, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। ठीक है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इन रिलेशंस का यूज़ करेंगे। लेकिन उसी तरह से जो लैब में हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट और पिपेट। ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स क्या होते हैं, जिसमें नंबरिंग होती है। आप जितने भी यहाँ पर एपरेटस, जितने भी उपकरण दिखाई दे रहे हैं, सब में नंबरिंग है। नंबरिंग का मतलब सब क्या है, आपके ग्रेजुएटेड हैं। ठीक है, ये जो पहला डायग्राम है ये ब्यूरेट का है, सेकंड डायग्राम पिपेट का, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, और ये लास्ट में क्या आपकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इन सब का यूज़ किया जाता है यदि आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो नॉन वॉल्यूम का, जिसका वॉल्यूम आपको पता हो। ठीक है, उससे नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व भी बोलते हैं जिसे आप, इसको आप निकाल सकते हो इस सिंपल फॉर्मूले से। किसी भी सब्सटेंस के मास और उसके वॉल्यूम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वहाँ से क्या निकल जाएगी, उसकी डेंसिटी निकल जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में आपका जो सब्सटेंस है उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे डेंसिटी। जो इसकी इकाई है वो कैसे निकलेगी आपकी, देखिए ऊपर मास है, मास की इकाई किलोग्राम है, और वॉल्यूम की इकाई क्या है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की इकाई क्या होगी आपकी, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जो लैब में हम डेंसिटी की यूनिट यूज़ करते हैं वो है हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डेंसिटी की क्या यूनिट होती है, तो क्या यूनिट होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी आपको बताती क्या है, डेंसिटी आपको ये बताती है हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। जो एक पदार्थ हैं उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कैसे पैक हैं, क्लोजली पैक हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, या एक दूसरे से दूर दूर है। अगर वो एक दूसरे से सटे हुए हैं तो वहाँ पर डेंसिटी आएगी ज़्यादा। जैसे लोहा बहुत भारी होता है,
क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज का मतलब उनकी डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है। अगर मैं हवा की बात करूं, हवा में तो जो गैसियस पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, एक दूसरे से सटे हुए नहीं है। अगर एक दूसरे से सटे नहीं हुए हैं तो इसका मतलब हवा की डेंसिटी कैसी है, बहुत कम है। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। ये किसी भी पदार्थ की कोल्डनेस या हॉटनेस के बारे में बताता है। टेम्परेचर, पदार्थ आपका गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो हमारे पास 3 स्केल हैं टेम्परेचर मेज़र करने की। पहली है आपकी डिग्री सेल्सियस, दूसरी है आपकी फ़ारेनहाइट, और तीसरी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है टेम्परेचर मेज़र करने की, वो है आपकी केल्विन। और जो केल्विन है ये आपकी एसआई यूनिट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का आ जाता है कि टेम्परेचर मापने की एसआई इकाई कौन सी है, एसआई यूनिट कौन सी है, तो कौन सी है आपकी केल्विन। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में तीनों स्केल दे रखी हैं आपको, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यदि हम इन सब का जीरो मिलाएं, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो देखिए आप यहाँ पर 273.15 केल्विन के बराबर है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ठीक है। क्या बताया मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन, और तीसरा कौन सा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों ही बराबर हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बर्फ़ कितने डिग्री पे जमती है, तो कितने डिग्री पर जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर अगर मैं इसी को केल्विन में कहूँ 273.15 केल्विन, और अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में कहूँ तो क्या होगा, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें कुछ रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन है आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, और जो दूसरा रिलेशन है वो है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। तो जो ये फ़ारेनहाइट स्केल है ये डॉक्टर्स के पास होती है, ठीक है। डॉक्टर जो थर्मामीटर होता है डॉक्टर के पास है वो फ़ारेनहाइट में होता है। वो बुखार जो आपको बताता है 100 डिग्री या फिर 101 डिग्री, वो किस में बताता है आपको, फ़ारेनहाइट में, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन का यूज़ हम कर सकते हैं यदि हमको डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट में। मान लीजिए मुझे 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डिग्री सी की जगह कितना लिख दूँगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, F = 9/5 इंटू सी की जगह क्या आ जाएगा, 25 और प्लस 32। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये लगभग 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। एक ये दूसरा रिलेशन है आपका, ये रिलेशन है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। तो इस यूनिट का भी आप यूज़ कर सकते हो यदि आपने डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में। मान लीजिए आपको उसी तरह से 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो आप इस रिलेशन का यूज़ कीजिए और K = डिग्री सी की जगह क्या रख दीजिए, केवल 25 डिग्री प्लस 273.15, इसको आप ऐड करोगे ये आ जाएगा आपका 298.15 केल्विन आ जाएगा, केल्विन, ठीक है। तो ये आपकी कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, आप अपनी कॉपी में इन्हें लिख लें।